जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो उसका टॉपिक है वो है गजपति महाराज और उनकी सेवा। और आज की जो हमारी रेसिपी वो है कांति, बोड़ो कांति। ये एक पीठा है और जो मंदिर के प्रसाद में लगता है और एक निशंकुड़ी प्रसाद है। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले रेसिपी बनाते हैं, बाद में आके बात करते हैं। तो चलिए पहले बना लेते हैं कांति पीठा। उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बनने के बीच हम आके बात करेंगे गजपति जी के बारे में। तो चलिए पहले बना लेते हैं पीठा। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आज हम बनाने जा रहे हैं कांति पीठा। और ये भगवान जी का एक निशंकुड़ी प्रसाद है। और उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए चावल। इसको मैंने 8 घंटे से ज़्यादा भी भिगो के रखा है, आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। और ये 2 कप चावल है और ये है 2 कप दूध, जितना चावल उतना दूध। ये है 2 कप गुड़ और ये है 1 कप से ज़्यादा थोड़ा नारियल। अगर आप 2 कप नारियल दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये है शक्कर, ये है घी और ये है थोड़ा मसाले हैं, काली मिर्च और ये है बड़ी इलायची और ये थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का। और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। मंदिर में तो सिर्फ किशमिश और काजू बादाम ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि मंदिर में काजू इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी चीज़ में मंदिर में काजू नहीं डलता, वो अलाउ नहीं है। लेकिन पिस्ता, बादाम और ये किशमिश जो है वो मंदिर के प्रसाद में जाता है, तो इसलिए मैंने वही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो अभी क्या करना है, हमें ये जो चावल है, दूध है और ये जो नारियल है, उसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। इतने दूध में जितना बनेगा पतला उतना ही चाहिए। और इस मसाले को भी उसके साथ हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए मैं पहले ग्राइंड कर लेती हूँ, उसको बाद में दिखाऊंगी। अभी देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है इसको। ये इसी कंसिस्टेंसी में रहेगा। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गुड़ मैंने लिया था उसको इसके अंदर ऐसे डाल देना है। और इसके साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया था, अभी उस आलमंड को मैंने रफली चॉप कर लिया है। और जो किशमिश था उसको भी, और थोड़ा सा नमक, आप जितना खाते हैं उतना नमक उसमें दे दीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। उसका मिलना अच्छी तरीके से हो, क्योंकि बाद में वो पैन के नीचे लग जाएगा, इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अभी देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है, सारी चीज़ें मिल गई हैं अच्छी तरीके से। और अभी हमें इसको मैं पैन गरम करती हूँ, उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। अभी देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर, जो गर्म हो गया है। अभी ये जो बैटर हमारा है उसको हमें इसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से पकाना है। नीचे नहीं लगना चाहिए, जितना टाइम भी लगे उसको अच्छी तरीके से इसमें पकाना है। जब वो अच्छी तरीके से पक जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी देखिए 15 मिनट के बाद इतना थिक हो गया है और इसी कंसिस्टेंसी में आपको रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है उसको। अभी मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जो केक टिन मैंने लिया था, आप केक टिन ले सकते हैं या फिर कोई भी आपके घर में इतना बड़ा हो या फिर छोटा हो, जो भी बर्तन हो। ये जो घी लिया था मैंने, उसी से उसको ग्रीस कर देंगे, अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। मैंने जो अपना मोठोपुली पीठा बनाया था वो इसी से बनाया था। ये मेरा छोटा सा केक टिन है और मुझे बड़ी आसानी होती है इसमें बनाने की, बड़ी आसानी होती है इससे बनाने की। और अभी मैं
इसको निकाल लेती हूँ उसी केक टिन के अंदर। अभी देखिए मैंने उसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अच्छी तरीके से सेट कर दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है। और अभी हमको क्या करना है, हमको उसको स्टीमर में स्टीम करना है। और मैंने पहले से ही स्टीमर रख दिया है गैस के ऊपर। और चलिए अभी इसको स्टीम करते हैं। अभी ये देखिए मैंने पहले से ही रख दिया था इसको गर्म होने के लिए। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो केक टिन है उसको उसके अंदर रख देना है। मीडियम फ्लेम पर रखना है 1 घंटे तक। अभी 1 घंटे तक आपको इसको नहीं खोलना है। 1 घंटे बाद आके देखेंगे कि हमारा जो पीठा है, बोडो कांति पीठा, वो कैसे बना है। अभी मैं 1 घंटे बाद आई हूँ और देख लेते हैं हमारी जो कांति है उसका क्या हाल है। अभी ये प्रॉपरली पक चुका है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ये देखिए ये प्रॉपरली पक चुका है। और ये जो है वो तो बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट होता है, आपको उसे केयरफुली निकालना पड़ेगा। अभी तो ये हो गया 1 घंटे के बाद। अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं। फिर से 15 मिनट तक हमको इसके अंदर वैसे ही रहने देना है। फिर बाद में निकाल के उसको ठंडा करना है। फिर हमारा जो कांति पीठा होगा वो बन के तैयार होगा। मैंने कांति बनाने के लिए रख दिया है। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको। चलिए हम उसी बीच बात कर लेते हैं गजपति जी के बारे में। और जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था, उड़ीसा के जितने सारे गजपति हैं वो अपने आप को राउतो बोलते हैं, मतलब सेवक बोलते हैं। जो सेवक होते हैं वो राउतो, उनको उड़िया में बोलते हैं राउतो, वो राउत होते हैं। और राजा कौन होता है, उन्होंने जगन्नाथ जी को अपना राजा चुना था। हर राजा ने जगन्नाथ जी को अपना राजा चुना था। तो जगन्नाथ जी राजा थे और जो गजपति थे वो उनके सेवक थे। उड़ीसा में जितने राजाओं ने राज किया, चाहे वो सूर्यवंशी हो, गंगवंशी हो, सोमवंशी हो, भोईवंशी हो, किसी का भी राज्य पूरी नहीं रहा। फिर भी राजा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर पुरी में था तो लोग पुरी के गजपति ही कहते हैं। और उन सारे राजाओं का राज्य जो था, या तो वो खुर्दा होता था या फिर कटक या फिर जाजपुर। और लेकिन भगवान जी जो थे वो पुरी में थे, तो इनडायरेक्टली राज्य जो था वो पुरी ही था। तो ये बात मैंने अपने पहले एपिसोड में बताई थी जब मैंने सेवक की बात की थी। तो गजपति परंपरा जो है जगन्नाथ संस्कृति में एक अभिन्न अंग है, क्योंकि बहुत सारी सेवा होती है मंदिर में जो गजपति जी करते हैं, जो स्पेशल सेवा होती है। कुछ मंदिर के अंदर होती है, कुछ मंदिर के बाहर होती है। मंदिर के अंदर की सेवा तो होती है, जैसे लक्ष्मी नारायण वेश हो गया, होली हो गया, जिसको फगु दशमी बोलते हैं, फगु का जो टाइम होता है फागुन, वहाँ पर कुछ मंदिर में कुछ पूजा होते हैं जो गजपति करते हैं। अगर गजपति नहीं करते तो उनके बेहाफ पे मुदिरस्त करते हैं, वो गजपति जी को वहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको बोलते हैं मुदिरस्त, जैसा मैंने स्नान पूर्णिमा के एपिसोड में कह दिया था। और जो बाहर की जो सेवाएं उनकी होती हैं वो होती हैं स्नान पूर्णिमा में, रथ यात्रा में और बाहुड़ा यात्रा में। उसमें क्या होता है, गजपति जो होते हैं अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद उनका एक स्पेशल अटायर होता है सफ़ेद कलर का, जो मैंने अपने थंबनेल में दिया है, आपने देखा होगा। और गले में एक माला पहनते हैं, रत्नमाला, उसको बोलते हैं कौस्तुभ। और उनका मुकुट भी होता है, वो फिदर वाला मुकुट होता है, वो एक स्पेशल अटायर होता है जो गजपति धारण करते हैं। और चांदी की पालकी में वो आते हैं, उस पालकी को बोलते हैं तामोजाना। और रथ के दिन और स्नान पूर्णिमा का दिन गजपति आते हैं, वो जो वीर वाद्य होता है वो सब वाद्य सब बजा के वो आते हैं। रथ के ऊपर आने के बाद क्या होता है, भगवान जी की वो आरती करते हैं, पहले बलदेव जी की, फिर जगन्नाथ जी की, फिर माँ सुभद्रा की वो आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू कैसा झाड़ू होता है, वो एक सोने की झाड़ू होती है, उसको बोलते हैं समार्जनी। झाड़ू नहीं बोलते उसको बोलते हैं समार्जनी। संस्कृत में झाड़ू को समार्जनी बोलते हैं। तो वो समार्जन करते हैं, मतलब रथ की जो सफाई होती है वो करते हैं। एक सेवायत होते हैं जो पानी आगे डाल के जाते हैं और ये पीछे से उसको झाड़ू लगा के जाते हैं। और चूना का वो पानी होता है, उसको डाल के जाते हैं गजपति जी, उसकी
मतलब झाड़ू लगा के उसके बाद जाते हैं। यही परंपरा जो है जब 9 दिन के बाद भगवान जी बाहुड़ा में वापस आएंगे तब भी करेंगे। यही चीज़ जो स्नान पूर्णिमा में भी करेंगे। ये होता है मुख्य सेवा गजपति जी। अभी के जो हमारे गजपति जी हैं, गजपति दिव्य सिंह देव जी, और उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1970 को, शायद जुलाई के महीने में हुआ था 1970 को, और उनका नाम था जेनामणि कमरनव देव। उसके बाद उनका नाम जो जब वो राजा बन गए तो वो गजपति बन गए, गजपति दिव्य सिंह देव जी उनका नाम हुआ। और लेकिन पहले थे वो जेनामणि। जेनामणि का मतलब क्या होता है? उड़ीसा में जो राजकुमार होते हैं उनको बोलते हैं जेनामणि। राजा रानी ये सब यहाँ पे टर्म नहीं चलता। जो रानियाँ होती हैं उनको बोलती हैं मोहापट्टोदेई, रानी नहीं बोलते, उनको बोलते हैं मोहापट्टोदेई। और जो राजकुमार होते हैं उनको बोलते हैं जेनामणि, जेनामणि। और जो राजकुमारियाँ होती हैं उनको बोलती हैं जेमामणि। राजकुमार को जेना, राजकुमारी को जेमा, ये डिफरेंस होता है। तो उनका नाम था जेना, बड़ो जेनामणि कमरनव देव। तो 1970 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। और गजपति जी का जो हर साल उनका पुष्याभिषेक होता है, हर साल भाद्रव के महीने में होता है। भाद्रव द्वितीया के दिन उनका पुष्याभिषेक होता है। मंदिर के पुजारी आते हैं, उनका अभिषेक वहाँ पे होता है। और उड़िया जो नववर्ष होता है उसको बोलते हैं सुनिया। सुनिया होता है उड़िया का नववर्ष, और वहीं से वो विक्रम संवत होता है तो नववर्ष वहीं से शुरू होता है। और गजपति जी का जितने सारे राजा के हिसाब से जो काम होते हैं उसी दिन से शुरुआत होते हैं। जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जो मैंने कहा था मुदिरस्त, उनका भी उसी दिन सर पे साड़ी बांधी जाती है। और वो एक नाबालिग होता है, क्योंकि साबालिग जो होता है वो मंदिर के मुदिरस्त नहीं बन सकता, क्योंकि एक परंपरा होती है मंदिर में निभाने की, बाद में बोलूँगी। उसमें उसका उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए उसका नाबालिग होना ज़रूरी है। तो ये उनका अभिषेक हो गया। और मंदिर से उस दिन उनके लिए स्पेशल प्रसाद आएगा। वैसे तो हर रोज़ मंदिर से उनके लिए भगवान की जो माला होती है वो जाती है, प्रसाद होता है वो जाती है, टेंडर कोकोनट होता है वो जाता है, लेकिन उस दिन एक स्पेशल प्रसाद होता है वो जाता है। जो राज ज्योतिषी होते हैं वो उनका अभिषेक करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो शून्य दिन, जिस दिन राज्याभिषेक हुआ था, और जो राजा इंद्रदुम्न थे उनका जन्मदिन है, उन दिन उसी दिन उनका जन्म हुआ था, ये मान्यता है। इसीलिए वो इस बात को मनाते हैं पुष्याभिषेक करके, राजा इंद्रदुम्न जी का जन्मदिन। तो ये हो गया गजपति परंपरा। और जो गजपति शपथ लेते हैं, जो बख्शी होते हैं, एक राजा हो गया, उसका एक सेनापति होता है, और हमारे यहाँ सेनापति को बख्शी बोलते हैं। तो बख्शी के जब राजा का कोई पुत्र संतान नहीं होता तो वो किसी को गोद लेता है। गोद लेने के बाद क्या करता है ना, उसी को अपना वारिस बनाता है। और जब उसका अभिषेक होता है तो वो सेनापति के गोद में बैठ के उसका अभिषेक किया जाता है, उसको बोलते हैं बख्शी। और हमारे जो अभी के जो राजा हैं, और एक मंदिर में एक परंपरा और है, जो रानियाँ होती हैं, मंदिर की जो रानियाँ होती हैं, वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार अपने पति के साथ मंदिर के अंदर जाएंगी पूजा करने के लिए, और उसको छोड़ के उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है रानियों को। सिर्फ बाकी के घर में जो परिवार के लोग होते हैं, राज परिवार में, वो जा सकते हैं, लेकिन जो रानियां होती हैं, उड़ीसा में जितने सारे अभी भी राज परिवार हैं, उन सारी रानियों के लिए ये कानून लागू है। वो अपने पति के साथ लाइफ में एक बार मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, पूजा करने के लिए जाएंगे। उसको बोलते हैं क्या, गहन विजय, उसको बोलते हैं गहन विजय। गहन विजय में क्या होता है, राजा रानी जाते हैं, राजा जाते हैं जो तामजान होता है उनकी पालकी, और रानी अपनी पालकी में जाते हैं। राजा की जो पालकी होती है वो मंदिर के सामने उसको रख देते हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है पालकी के साथ। लेकिन जो रानी की पालकी होती है वो सीधे कल्पवट के पास जाके रुकती है। उस वक्त मंदिर में किसी का प्रवेश मतलब मंदिर में कोई भी आदमी वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा जो साबालिक होगा। सिर्फ राजा रानी और जो मुदिरस्त होते हैं वो वहाँ पे होंगे।
इसीलिए मैंने कहा था कि एक नाबालिग होता है मुदिरस्त, क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन में उसको उपस्थित होना होता है, तो वो होता है मुदिरस्त। और अपने विवाह के 40 साल बाद राजा जो रानी थी उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था। 2007 में शायद उन्होंने प्रवेश किया था। इतने सालों बाद, मतलब उससे पहले उन्होंने कभी मंदिर में दर्शन नहीं दिए थे। अभी की जो रानी हैं लीलावती महापाट्टोदई, उनका पहला नाम था विनीता, वो जम्मू की राज परिवार से हैं, तो उनका नाम था विनीता, लेकिन शादी के बाद उनका नाम लीलादेई महापाट्टोदई हो गया, लीलावती महापाट्टोदई। और जब वो मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो मंदिर में कोई नहीं होता, और जो रानी होती हैं उस दिन उनको महालक्ष्मी जी का अवतार के रूप में देखा जाता है। इसीलिए बलदेव जी हो, बलभद्र जी, उनका जो मूर्ति होता है उनको ढक दिया जाता है कपड़े से, क्योंकि वो लक्ष्मी जी के जेठ होते हैं। और लक्ष्मी जी, क्योंकि जगन्नाथ जी उनके छोटे भाई हैं और लक्ष्मी जी उनके छोटे भाई की पत्नी हैं, और लक्ष्मी जी उनका मुंह नहीं देखेंगी बलदेव जी का, इसलिए बलदेव जी को ढक दिया जाता है। और मंदिर में वो अपनी पूजा, सारी जो अर्चना होती है वो ख़त्म करके बाहर आते हैं, और वो उनके जीवन में वही एक ही बार होता है जब वो अपने पति के साथ मंदिर में जा सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। ये जो पूजा करने का पहले जो होता है ना, औरतों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, तो उसी परंपरा को भंग करने के लिए ये परंपरा शुरू की गई थी कि नारी एक बार, रानी जो होती है वो पूरे नारी समाज को रिप्रेजेंट करती है उसी राज्य के, तो वो एक बार मंदिर में जाएंगी दर्शन करने के लिए। खैर अभी तो जगन्नाथ मंदिर में कोई वाच विचार नहीं है, हर कोई जा सकता है, सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम को छोड़ के सबको जाने की अनुमति है, नारी पुरुष कोई नहीं, कोई जात पात वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन रानी के लिए जो परंपरा है वो आज भी चली आ रही है, और जितने सारे राज परिवार उड़ीसा में हैं सबके लिए ये लागू है। और गजपति जी का जो नाम है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनका जो जब उनको संबोधन किया जाता है वो काफ़ी बड़ा नाम है उनका। मैंने लास्ट ईयर सुना था, अभी देख ले तू मुझे याद है कि नहीं। उनका नाम है श्री श्री वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्नाटक कोलवर्गेश्वर वीराधिवीर भूत भैरव संत सनोतन राउत राजा अतुल बलधामा अतुल बल पराक्रम सहस्रबाहु क्षेत्रीय कुल धूमकेतु राजाधिराज गजपति देव, ये होता है उनका नाम। मैंने लास्ट ईयर सुना था, अवश्य बहुत बार सुना है मैंने ये नाम, लेकिन याद रख लिया था मैंने ये नाम। तो खैर मैंने आपको बता दिया उनका नाम क्या है, कितना बड़ा नाम, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नाम दे दूंगी। और बहुत सारे राजाओं को इनसे लंबे लंबे नामों से पुकारा जाता है, और एक्चुअली में ये जो होते ना, ये उपाधि होती है जो उनको दी जाती है, और सारी उपाधियों को एक साथ लगा के उनको बुलाया जाता है। और जब गजपति जी आते हैं रथ यात्रा में तो उनको इसी नाम से बुलाया जाता है। और ये थे गजपति जी के मंदिर में दी जाने वाली कुछ सेवाएं, और कुछ खास स्पेशल सेवाएं होती हैं जो मैंने कहा, जैसे जगन्नाथ जी आते हैं बाहुड़ा के दिन, महालक्ष्मी जी के साथ जो उनका भेंट होता है वड़दांडों में, गजपति जी खुद उन दोनों का भेंट कराते हैं। वहाँ पर महालक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के साथ झगड़ा करते हैं, जो राज प्रसाद होता है उसी के सामने महालक्ष्मी जी जो गजपति जी होती हैं वो महालक्ष्मी जी को ऐसे गोद में उठा के जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, और फिर महालक्ष्मी जी वहाँ से फिर वापस मंदिर के अंदर चली जाते हैं। उसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण भेंट। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। और भी कुछ सेवाएं मंदिर में होंगी जो गुप्त सेवाएं होती हैं, नवकलबर के टाइम में होती हैं, और जो स्पेशल वेश होता है भगवान जी का उसी के टाइम में भी होते हैं। कुछ गुप्त होते हैं जिनकी जानकारी बाहर में नहीं होती, और जैसा मैंने कहा जब राजा नहीं जाते हैं तो उनकी जो बिहाफ में वो सेवा हैं वो मुदिरस्त करते हैं। तो ये हो गया गजपति जी और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और हमारा जो कांति पीठा है वो भी बन के तैयार हो गया होगा, तो चल के उसको देख लेते हैं। तो आई होप आज की जो हमारी एपिसोड है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने उसको निकाल लिया है स्टीमर से और ये बहुत अच्छी तरीके से बनके तैयार है। अब और थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आप उसको काट के निकाल लीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है और वीडियो भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हम अपने आने वाले एपिसोड में आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी महाप्रसाद की रेसिपी लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।